द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीडॉक्स रिएक्शन। इनमें से रीडॉक्स रिएक्शन कौन सी नहीं है? बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए सभी रिएक्शंस रीडॉक्स नहीं होती हैं। जनरली हमें पढ़ते लगने लगता है कि सभी रिएक्शंस रीडॉक्स रिएक्शंस ही होती होंगी, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कौन सी रिएक्शन इनमें से रीडॉक्स नहीं है ये आपको याद भी रखना चाहिए। वैसे तो याद रखने वाला मैटर है थ्योरी के अकॉर्डिंग। जब हम थ्योरी पढ़ाते हैं तो सबसे पहले यही चीज़ करवाते हैं, है ना। फिर भी चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें क्या देखना है, सभी का ऑक्सीडेशन नंबर और रिडक्शन यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर सभी का ऑक्सीडेशन नंबर आपको चेक करना है। अगर सबका ऑक्सीडेशन नंबर सेम है रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, आंसर विल बी दैट वन। तो देखिए यहाँ कैल्शियम है, कैल्शियम पर कितना है 2 पॉजिटिव चार्ज। फिर कार्बन CO3 का डायग्राम बनाइए जरा, C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव है ना। तो कुछ इस तरह का सीन यहां पर क्रिएट होता है। अब इसके अंदर देखिए ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव है, तो ये ऑक्सीजन क्या हो गया -1 ऑलरेडी है, तो यानी इसके ऊपर -1 और ये कार्बन से छीन रहा है, इधर -2 ऑक्सीजन और कार्बन यहाँ क्या होगा +2। इसकी वजह से इस ऑक्सीजन की वजह से +1, इस ऑक्सीजन की वजह से +1, टोटल कितना हो गया +4 कार्बन के ऊपर चार्ज होगा। तो यहाँ कार्बन पर आएगा +4, ऑक्सीजन पर -2, ईच ऑक्सीजन हैज -2। कैल्शियम फिर से +2, ऑक्सीजन फिर से -2, यहाँ ऑक्सीजन -2, कार्बन +4। यहाँ पर कार्बन +4 था, इस जगह पर भी कार्बन +4 है, ऑक्सीजन -2 है, ऑक्सीजन -2 है, कैल्शियम +2 है, कैल्शियम +2 है। हर जगह पर सेम ऑक्सीडेशन नंबर है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में। दैट्स मीन दिस इज द आंसर। तो हमारा आंसर एक्चुअल में यही होने वाला है ना। तो आंसर जो है वो सेम टू सेम यही रहेगा। तो लेट्स सी, ठीक है। तो आंसर आपके पास में सेम है, यानी पहला आंसर ही हमारा राइट आंसर है। उसके अलावा दूसरे भी चेक करते हैं। दिस इज द राइट वन, ओके। हाँ, तो दिस इज द राइट वन। दूसरा ऑप्शन देखिए, सोडियम 0 ऑक्सीजन स्टेट अकेला है ना। जब भी कोई अकेला होगा, खुद के साथ होगा, तो वो 0 ऑक्सीजन स्टेट होता है। यहाँ सोडियम +1 है, एक भी चेक कर लिया तो मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन है डेफिनेटली। ऑक्सीजन 0 है, यहाँ ऑक्सीजन -2 है, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है। मैग्नीज और क्लोरीन, मैग्नीज यहाँ पर कितना है, क्लोरीन 3 है, तो यानी 3 पॉजिटिव Mn, और यहाँ कितना है 2 पॉजिटिव Mn। यहाँ भी इसका ऑक्सीजन स्टेट बदल रहा है, यानी कि ये सब के अंदर ऑक्सीजन स्टेट बदल रहा है। तो सभी के सभी क्या है, रिडॉक्स रिएक्शंस हैं। तो पहली रिएक्शन जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन ही है, दैट्स ऑल, है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? इन द कन्वर्जन, इस कन्वर्जन के अंदर, इन द कन्वर्जन ब्रोमीन एंड Br2 एंड BrO3 नेगेटिव, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन चेंजिंग फ्रॉम। तो ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ चेंज हो रहा है? तो देखिए BrO3 और Br2 के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर है 0, है ना। और O3 पर 1 नेगेटिव है, ऑक्सीजन का होता है -2, 3 ऑक्सीजन है, तो देखिए 3 ऑक्सीजन का बिना -6 बनेगा, लेकिन एक नेगेटिव ऑलरेडी है, यानी कि -5 बच जाएगा, जो ब्रोमीन पर +5 होना चाहिए। तो 0 से +5 के अंदर जा रहा है, दैट इज 0 to +5। इसका भी ए ऑप्शन है ना। दोनों क्वेश्चंस का ऑप्शन ए आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ n इन द रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर n की वैल्यू आपको बतानी है। देखिए भाई, व्हाट इज n, यानी कि इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है, सीधी साफ चीज। बैलेंसिंग आपको पता होगी कैसे होती है बैलेंसिंग, हम उसी को देखेंगे कि बैलेंसिंग के अंदर क्या क्या आने वाला है और कैसे कैसे आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रोमियम है, K2Cr2O7, ये वही चीज़ है क्रोमियम, और इसके अंदर फिर 14H है। सब कुछ दे रखा है आपको, सारा कुछ बैलेंस है। सिर्फ आपको आयरन को बैलेंस देखना है कि आयरन जो है वो कहाँ पर और कितना बैलेंस होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आयरन की बैलेंसिंग से, है ना। तो आयरन की बैलेंसिंग चेक करने के लिए लेट्स स्टार्ट इट, वेट ए मोमेंट, ठीक है। तो आयरन की यहाँ पर बैलेंसिंग चेक करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे भैया, आपको पता होगा कि सबसे पहले क्या किया जाता है। देखिए जरा, क्रोमियम, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसी रिएक्शन को मानते हैं हम फाइनलाइज। और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 7 दूना 14, ऑक्सीजन है 14, ऑक्सीजन इज हियर, 14 नेगेटिव बनाएगी, 2 नेगेटिव ऑलरेडी है, मतलब 14 पॉजिटिव। तो ये टोटल आ जाएगा आपके पास 14 पॉजिटिव ऑक्सीजन के ऊपर। क्रोमियम के ऊपर कितना आएगा, तो क्रोमियम के ऊपर 7 पॉजिटिव होना चाहिए। इज दिस, नहीं सॉरी, गड़बड़ कर रहे हैं, रुकिए। ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन लगे हुए हैं,
तो 7 दूना 14 यानी कि 14 नेगेटिव विल बी ऑक्सीजन, 2 नेगेटिव ऑलरेडी है, तो यानी कि 12 नेगेटिव जो है वो सेटिस्फाइड हुआ है क्रोमियम से। आप x मानकर भी कर सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट आता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना x मानिए एक को, दूसरे को वैल्यूएट कीजिए और आंसर निकाल लीजिए। वैसे डायरेक्ट कैलकुलेशन आई डोंट थिंक कि ये बहुत बड़ी चीज़ है ना, तो डायरेक्ट कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ऑक्सीजन का 2 है, 7 × 2 14, 2 नेगेटिव ऑलरेडी है, तो 12 नेगेटिव बच गया, यानी क्रोमियम 12 पॉजिटिव होगा। तो 2 क्रोमियम है तो यानी कि 6 पॉजिटिव, यानी एक क्रोमियम जो होगा वो 6 पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से सीधा सीधा हम क्रोमियम की वैल्यूएट करते हैं तो क्रोमियम जो है वो 6 पॉजिटिव, दिस इज 6 पॉजिटिव, क्रोमियम 6 पॉजिटिव है, एक क्रोमियम। इसके अंदर 14 हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ क्रोमियम कितना आ रहा है, यहाँ क्रोमियम 3 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव, तो 6 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव के अंदर क्रोमियम जा रहा है सिंगल एटम। तो देखिए जरा, अगर सिंगल एटम 3 पॉजिटिव जा रहा है तो एन फैक्टर कितना आएगा इसका, 2 एटम्स हैं यहाँ पर, तो एन फैक्टर फॉर क्रोमियम, क्रोमियम के लिए एन फैक्टर कितना है, Cr के लिए एन फैक्टर ये कितना आएगा भाई, एक पर 6 - 3 ओवरऑल आ जाएगा 3, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय 2 क्योंकि 2 एटम्स है, याद रखना। तो यानी इसका आएगा एन फैक्टर 6। उसके बाद में आयरन 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव में जा रहा है, आयरन 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव आयरन बना रहा है, तो इसका मतलब एन फैक्टर फॉर आयरन, आयरन के लिए एन फैक्टर कितना होगा, एन फैक्टर आयरन, आयरन के लिए कितना होगा 3 - 2, 3 से 2 में जा रहा है एन फैक्टर। हमें पता है कि एन फैक्टर कोई साइन नहीं एलिमिनेट करता, तो एन फैक्टर आयरन के लिए कितना आने वाला है, आयरन के लिए 1 आएगा, एन फैक्टर फॉर आयरन 1। तो अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होती है, कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये एरो रहा, इस एरो से लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्शन बनेगी उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, किससे, 6 से मल्टीप्लाई कर दो आयरन को और 1 से मल्टीप्लाई कर दो क्रोमियम को। क्रोमियम को यहाँ 1 से करेंगे और यहाँ एन की जगह पर यहाँ लगेगा 6, आयरन विल बी 6 हियर, सबसे पहला काम। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, बाकी के एटम्स को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। क्रोमियम ऑलरेडी बैलेंस हुआ पड़ा है, आयरन, इस तरफ भी आयरन हम 6 बैलेंस कर देंगे आयरन को। इसके बाद क्या किया जाता है, इसके बाद होता है ऑक्सीजन के एटम को बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 7 ऑक्सीजन है, और कोई ऑक्सीजन है नहीं है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, 7 वाटर लग जाएगा, ऑलरेडी 7 इन्होंने लगा रखा है, नो वरी अबाउट दिस, दैट्स मीन। अब इसके बाद क्या करते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, H पॉजिटिव आयन 7 अगर वाटर है तो हाइड्रोजन 14 हो गए, तो H पॉजिटिव आयन 14 लग जाएंगे, दैट्स इट, है ना। सीधा मेथड है, आसान मेथड है, डायरेक्टली बता रहा हूं। यहाँ रूल वगैरह को याद मत रखना कि क्या रूल थे, बहुत सारे रूल हो जाते हैं, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी तो रूल की जरूरत नहीं पड़ती। क्या करना है, एन फैक्टर निकालिए दोनों एटम्स का, एक ऑक्सीडेशन कर रहा है, एक रिडक्शन कर रहा है, एन फैक्टर डायरेक्टली हमने निकाल लिया, है ना। नंबर ऑफ एटम जरूर काउंट कर लेना, उसको गड़बड़ मत करना। यहाँ क्रोमियम है, एक क्रोमियम जो है 6 पॉजिटिव में है, 2 क्रोमियम 12 पॉजिटिव में होंगे, यहाँ पर 2 क्रोमियम 3 पॉजिटिव एंड 3 पॉजिटिव 6 पॉजिटिव होंगे, तो 6 का डिफरेंस है, 6 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस पर मोल में निकालते होते हैं एन फैक्टर, याद रखना। तो 1 मोल में 6 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस पड़ जाएगा, इसलिए ऑक्सीडेशन यहाँ एन फैक्टर 6 हो गया, आयरन में एन फैक्टर 1 हो गया। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सिर्फ लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड की इक्वेशन में क्रोमियम वाले को 1 से मल्टीप्लाई कर दो और आयरन को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या करना है, अब राइट साइड वाले एटम्स को बैलेंस करना है। यहाँ पर 2 ऑलरेडी लगा रखा है, यहाँ 2 लगना चाहिए, यहाँ 6 लगना चाहिए। फिर क्या करना है, दोनों एटम्स बैलेंस हो गए। नेक्स्ट स्टेप, बैलेंस होने के बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, जितने ऑक्सीजन है उतने वाटर लग जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन एक वाटर के अंदर एक ही ऑक्सीजन होता है। अब हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, डबल हाइड्रोजन, H पॉजिटिव आयन डबल हो गया, एसिडिक मीडियम में ऑलरेडी रिएक्शन बैलेंस है, यानी कि हमारे पास आंसर क्या आ गया, 6। यस, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी और बैलेंसिंग वाली रिएक्शन आएंगी, उसमें भी हम देखने वाले हैं, नो वरी अबाउट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन BaH2PO2 ट्वाइस, यहाँ 2 लगा हुआ है। आपको बस इसका डायग्राम बनाना और कुछ नहीं करना। आपके सामने ऑक्सीडेशन नंबर होगा P डबल बॉन्ड O, ओके। इसके बाद क्या आएगा, P डबल बॉन्ड O और 2 H लगे हुए हैं डेफिनेटली, और ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन भी 2 लगे हुए हैं, तो 2 H लग गए और एक ऑक्सीजन नेगेटिव, 2 ऑक्सीजन पूरे हो चुके हैं। ये नेगेटिव ऑक्सीजन, ऐसा ही सेम डायग्राम, द सिमिलर डायग्राम दूसरा बनाता हूं। देखिए इसका डायग्राम होगा क्या, वरना ये आपको कंफ्यूज करेगा, डेफिनेट सी बात है। O नेगेटिव लगा दिया, H लगा दिया, फॉस्फोरस, 5 वैलेंसी फॉस्फोरस की कंप्लीट करनी होती है। एक डबल बॉन्ड O जरूर होता है ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस के अंदर, ये हम अच्छे से जानते हैं। तो मैंने सिर्फ इतना ही किया, एक डबल बॉन्ड O लगाया, 5 वैलेंसी पूरी करनी, तो 3 वैलेंसी बाकी के एटम से पूरी कर दी। तो ऑक्सीजन नेगेटिव है, ट्वाइस लगाओ Ba पर 2 पॉजिटिव होता है भाई,
ये पता है बेरियम है ना, एल्कलाइन अर्थ मेटल, तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव होता है, तो ये दोनों 2 पॉजिटिव क्या करेंगे, इसके साथ में ज्वाइंट रहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से। हमारा ये डायग्राम, इसके अंदर क्या देखना आपको, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखिए जरा फॉस्फोरस में ये ऑक्सीजन है, क्या कर रहा है ऑक्सीजन, दोनों इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा 2 पॉजिटिव इस ऑक्सीजन की वजह से। इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फॉस्फोरस और हाइड्रोजन में कौन सा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, फॉस्फोरस होता है, ये इसको देगा, तो यानी कि ये 1 नेगेटिव इसकी वजह से, 1 नेगेटिव इसकी वजह से, और ये ऑक्सीजन ये वापस ले रहा है +1 इसकी वजह से। तो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव से माइनस हो गया, बचा कितना 1, कौन सा +1। तो आंसर क्या आना चाहिए, आंसर विल बी सी, सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, है ना, बिल्कुल सिंपल था। अगर आपको डायग्राम बनाना आता है तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था डायग्राम के हिसाब से, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी। In the reaction copper sulfate KiCu2 I2 K2SO4 और I2, the equivalent weight of copper sulfate is, equivalent weight copper sulfate का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी नाइस क्वेश्चन। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, है ना। तो इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट क्या होते हैं, मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट जिसको बोलते हैं। सबसे पहले मैं ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, बहुत काम आएगा आपके। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, आप n फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ मोल से, ग्राम इक्विवेलेंट। बहुत आसान फॉर्मूला, बहुत जरूरी फॉर्मूला है, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी आने वाला है इसी में, तो हम उसको देखेंगे अगर यहाँ आया तो देखिए, यानी n फैक्टर को मोल से मल्टीप्लाई कर दो, ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट को सिंपली इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, इक्विवेलेंट्स। और एक होता है इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट वेट के अंदर डिफरेंस होता है ना। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास को डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड करना है n फैक्टर से, बस। n फैक्टर सबको पता होगा, n फैक्टर क्या होता है ना, वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं इसको, है ना। n फैक्टर से डिवाइड करना है बस, और कुछ भी नहीं, दैट्स इट। तो मोलर मास कॉपर का आपको पता है, यहाँ इन्होंने देखो ऑप्शन में दे रखा मोलर मास। डिवाइड में क्या लगाएं, 1 लगाएं, 2 लगाएं, क्या लगाएं डिवाइड में, तो आपको बस यही n फैक्टर पता होना चाहिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो कॉपर सल्फेट क्या कर रहा है, Cu2 I2 बना रहा है, तो इसका n फैक्टर कितना होगा। n फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास्ड और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड और एक्सेप्टेड पर मोल ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड और एक्सेप्टेड पर मोल ऑफ मॉलिक्यूल, याद रखना क्या कह रहा हूं, पर मोल ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहां पर हम देखने वाले हैं कॉपर सल्फेट क्या कर रहा है, 2 पॉजिटिव है भाई कॉपर सल्फेट, है ना। वहां पर कॉपर सल्फेट, ये कॉपर आयोडाइड कितना है, आयोडीन जुड़ा है जिसके साथ, Cu2 I2 पर 2 नेगेटिव, 2 कॉपर पर 2 पॉजिटिव होना चाहिए, 1 कॉपर पर 1 पॉजिटिव, यानी कि ये 1 पॉजिटिव है। तो 2 पॉजिटिव एंड 1 पॉजिटिव, दैट इज number of electrons transferred per mole of molecule of copper sulfate. How much? 2 minus 1. That is 2 minus 1. और ये हमारा कितना आएगा, 1. That's it. It is n factor. तो n factor for copper कितना होगा, 1. Molar mass divided by 1. That's it. M is the right option, है ना। इसमें गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं, हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 एटम्स हैं तो एक पर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो 2 एटम्स, इस वाले को देखते हैं, इस वाले को, कि 2 एटम्स पर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। ये गलती होने की सबसे बड़ी संभावना होती है, याद रखना। व्हाट आई एम सेइंग कि इसमें सबसे बड़ी गलती होती है। तो क्या करें इसके लिए भाई, आपको यहां देखना है रिएक्टेंट साइड पर नंबर ऑफ एटम्स कितने ट्रांसफर्ड है। हालांकि n फैक्टर में कुछ जगह पर आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर भी हम उसको 2 मान लेते हैं, फॉर्मूला ही कुछ ऐसा होता है, कई बार एक्सेप्शंस आपने पढ़े होंगे, है ना। इस केस में ऐसा कुछ नहीं है, तो इसी को मानोगे 1 मॉलिक्यूल के हिसाब से ही चेक करना है, तो डिवाइड बाय 1 आ जाएगा। दैट इज द राइट ऑप्शन इज डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग रिएक्शन H2O2 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा मतलब दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, मतलब H2O2 जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करे, यहां पर आपको ये देखना है ना। तो जरा ध्यान से सोचिए और देखिए भाई क्या होने वाला है, कहां पर ये गेन करने की कोशिश करेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन्स ये कहां पर गेन करेगा,
तो चलिए देखते हैं, पहला है H2O2 में। अब H2O2 का सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि H2O2 जो है वो खुद उसमें ऑक्सीडेशन नंबर उसका कितना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन होता है -1 और हाइड्रोजन है +1। ये याद रखना। कैसे? हमें मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये रहा स्ट्रक्चर। तो यहाँ ऑक्सीजन के बॉन्ड को तो हम 0 मानते हैं। सेम एटम अगर सेम एटम के साथ बॉन्ड बनाता है तो ये तो हो गया 0, इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 रहेगा। जब हाइड्रोजन के साथ बनाता है तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है -1, इधर भी हाइड्रोजन के साथ बना रहा है 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा -1, हाइड्रोजन का हो जाएगा +1, इधर भी हाइड्रोजन का +1, -1 और +1, दैट्स इट। ये हमें पहले से पता है। अब क्या कर रहा है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जो भी कर रहा है। यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए कितना आ रहा है, -2। ऑलरेडी वाटर में -2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना। तो ये आपके पास में क्या आ गया, पहली इक्वेशन में +1 से -2 जा रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अगर H2O2 के अंदर अगर H2O2 ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो क्या होने वाला है, ऑक्सीजन खुद रिड्यूस हो रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। उसने पूछा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करे। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहां तो खुद ही रिड्यूस हो रहा है, गलत ऑप्शन। आई थिंक यू आर गेटिंग इट, है ना, समझ में आ गया होगा। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ये ऑक्सीडेशन करेगा, रिडक्शन नहीं करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट का उल्टा कर दो, एजेंट जिसके पीछे लगा उसका उल्टा कर दो, ये खुद क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। तो यहाँ -1 से -2 जा रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया, तो रिडक्शन हो गया। छोटा होना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिड्यूस होना, छोटा होना। किसी से कुछ ले रहे हो ना, जब आप किसी से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, आप छोटे हो गए, आप रिड्यूस हो गए, छोटे, लिटल, है ना। और अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हो, इफ यू आर डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन, आप बड़ा अपने आप को महसूस करोगे ना, ऑक्सीडेशन, दैट इज। तो मैं ऐसे ही याद करता हूं, आप लोगों का जैसा स्टाइल है, इट्स योर चॉइस, नो वरी, है ना। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब खुद ऑक्सीडाइज होगा, ये बस खत्म। तो यहाँ खुद रिड्यूस हो रहा है, गलत है। नेक्स्ट वाले में देखो, यहाँ पर भी -1 है, ऑब्वियस है। यहाँ क्या हो रहा है, 0 इलेक्ट्रॉन था और ऑक्सीजन पर 0 हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, दे दिया, बड़ा हो गया, ऑक्सीडेशन। तो ये तो पक्का राइट ऑप्शन है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन -1 है। यहाँ पर, यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर, यहाँ भी -2 है। OH नेगेटिव के अंदर ऑक्सीजन -2 होता है, माइनस ऑलरेडी 1 है और एक हाइड्रोजन से ले रहा है इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन से भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो -2 ऑक्सीडेशन नंबर होगा, सेम आ गया, यानी ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा। तो ये ऑप्शन भी गलत है, थर्ड वाला भी गलत है। नेक्स्ट, इसमें भी -1 है और यहां क्या कर रहा है भाई, 0 हो रहा है, यहां पे भी ये भी ऑक्सीडेशन कर रहा है। खुद ऑक्सीडेशन करेगा तो दूसरे को रिड्यूस कर देगा, है ना। तो खुद इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो डोनेशन वाला ऑक्सीडेशन करता है, दैट इज राइट ऑप्शन। तो यानी सेकंड और फोर्थ, दैट इज डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। यस, आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द रिडॉक्स रिएक्शन, बैलेंस करना है भाई, वही सेम टू सेम है। अब इसके अंदर उसने एक नहीं पूछा है, सारे पूछे हैं, इसको आराम से बैलेंस करेंगे मजे के साथ, है ना। देखिए जरा, मैग्नीज C2O4 2 नेगेटिव, H पॉजिटिव, और इसके बाद में क्या है, Mn2 पॉजिटिव और साथ में CO2। अब देखो इसमें सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा मैग्नीज का। ऑक्सीजन कितना है, 4 है, 4 दूना 8, 1 नेगेटिव है, मतलब मैग्नीज पर 7 पॉजिटिव। यहां कितना मैग्नीज पर, 2 पॉजिटिव। तो मैग्नीज का N फैक्टर क्या होगा मैग्नीज के लिए, पर मोल निकालना होता है। 7 है, 2 है, 7 से 2 बन गया, 7 से 2 रह गया, कितना आया, 5। तो मैग्नीज KMnO4 का वैसे भी एसिडिक मीडियम के अंदर 5 ही होता है, आपको पता हो, है ना। फिर भी आपको नहीं पता तो थोड़ा मैं गैस दे देता हूं। बैन वर्ड को याद रखिए, BAN और 153, इसको याद रखिए। ये स्पेशल KMnO4 के लिए है, K2Cr2O7 के लिए नहीं है, ये बता देता हूँ, KMnO4 के लिए, ओनली फॉर KMnO4। तो इसमें क्या होता है, बेसिक मीडियम में कितना होता है एन फैक्टर, 1, एसिडिक मीडियम में 5, न्यूट्रल में 3। न्यूट्रल जो होता है ना वो एग्जैक्टली न्यूट्रल नहीं होता, ये याद रखना। न्यूट्रल क्या होता है, लिटिल सा बेसिक, लिटिल बेसिक को न्यूट्रल मानते हैं। तो यहां लिटिल बेसिक में 3 होता है, तो एसिडिक मीडियम में 5 होता है, साफ साफ दिखाई दे रहा है वो एसिडिक मीडियम में। H पॉजिटिव है एसिडिक मीडियम में, तो कितना हो गया, 5 हो गया, बात खत्म, है ना। तो 5 हमारे पास आ गया, एक तो हमने ये निकाल लिया। अब दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालना है, कार्बन का निकालेंगे। ऑक्सीजन तो हर जगह पर 2 है, तो यहाँ कार्बन देखिए 2 दूना 4, 4 पॉजिटिव है, सीधा निकल रहा है। ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, तो कार्बन 4 पॉजिटिव, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, 2 × 2 4 नेगेटिव ऑक्सीजन, तो 4 पॉजिटिव कार्बन। नेक्स्ट
अब इसका निकाल लिया, समझ लेना हमारे पास आंसर आ गया। 4 दूना 8, 8 नेगेटिव ऑक्सीजन, 2 नेगेटिव ऑलरेडी है, तो 6 नेगेटिव यूज हो गया 6 पॉजिटिव के साथ। तो कार्बन 6 पॉजिटिव होना चाहिए, 2 कार्बन 6 पॉजिटिव, एक कार्बन कितना है 3 पॉजिटिव। तो एक कार्बन जो है वो आपके पास 3 पॉजिटिव है, यहां पर 3 पॉजिटिव, एक कार्बन 3 पॉजिटिव है। अब क्या करना है, एक कार्बन आपके पास में 3 पॉजिटिव आने वाला है, आ गया, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर भी आ गया, सॉरी कार्बन का एन फैक्टर फॉर कार्बन, इट इज कितना आएगा भाई, यहां 3 था वहां 4 था, तो 4 माइनस 3 है ना, इक्वल 1। तो एन फैक्टर फॉर कार्बन इज 1, एन फैक्टर कार्बन के लिए 1 है। अब यहां गड़बड़ होने वाली है, पर मोल ऑफ मोलिक्यूल होता है एन फैक्टर कार्बन के लिए, एन फैक्टर 1 आपने निकाल दिया, यहां पर 2 कार्बन लगे हुए, पीछे वाले फॉर्मूले में कॉपर सल्फेट था। अब याद रखना डिफरेंस, कॉपर सल्फेट, इसमें क्यों गड़बड़ होती है, कॉपर सल्फेट के 1 मोल के अंदर जो कॉपर सल्फेट था और फिर बाद में क्या था Cu2I2। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर 2 था तो इसलिए यहाँ 2 एटम्स के लिए क्यों नहीं लिया, यहाँ हमने 1 एटम के लिए लिया था, ये वाला हमने 1 एटम के लिए लिया था, तो इसीलिए बोल रहा था आपको कि ध्यान से इसको देखना। तो ये था कॉपर सल्फेट 1 मोल के लिए कितना चेंज हो रहा था, वो 2 पॉजिटिव से 1 पॉजिटिव हो रहा था, है ना, यानी 1 मोल के लिए देख रहे थे, यहाँ 2 मोल के लिए देखेंगे। अब ऐसा क्यों, इसके रिएक्टेंट साइड में 2 कार्बन लगे हुए हैं, रिएक्टेंट साइड के अंदर 2 कार्बन है, 1 मोल में 2 कार्बन होते हैं, ये समझ में आ गया होगा, आई थिंक ये समझ में आना ही चाहिए भाई, आ गया नहीं होगा, आना ही चाहिए। रिएक्टेंट साइड पे 2, तो एन फैक्टर एक्चुअल में कितना आने वाला है, वो 1 नहीं आएगा, मल्टीप्लाई में 2, दैट इज इक्वल टू 2। बस यहां गड़बड़ होती है, बाकी कहीं नहीं गड़बड़ होती। तो यहाँ और बैलेंस काफ़ी सारी रिएक्शनें कीजिए, कम से कम 20-30 रिएक्शंस जब आप बैलेंस करेंगे डेफिनेटली आपको ये बहुत क्रिस्टल क्लियर रहेगा, आप ध्यान रखेंगे कि इधर 2 है कि उधर 2 है ना, और कुछ 1-2 एक्सेप्शंस आपको ध्यान से याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अंदर की बात है, डायरेक्ट बाहर से देखकर इतना आसानी से नहीं हमें पता लगता है, इसलिए कहीं ना कहीं एक्सेप्शंस होते हैं, इसलिए प्रैक्टिस की कहीं ना कहीं जरूरत होती है। तो ये प्रैक्टिस बेस्ड समझ लीजिए आप इसे, या ये खैर एक्सेप्शन नहीं है तो सिंपल चीज़ है। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसका एन फैक्टर 2 है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है भाई, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अब मैं इसको यहाँ से कर रहा हूँ रब, और देखिए जरा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या आएगा, मैग्नीज का 5 है और कार्बन का 2 है, तो यानी कि कार्बन का 2 है, मैग्नीज को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, और कार्बन का कितना है, कार्बन का 2, मैग्नीज का 5 है, तो कार्बन 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 5 से मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, बैलेंसिंग में दोनों मल्टीप्लाई हो गए, अब दूसरी साइड वाले बैलेंस कर दो, 2 मैग्नीज है, यहाँ पर 2 आ गया, कार्बन कितने हैं 5 दूना 10 है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में यहाँ आ जाएगा 10 कार्बन आ गया। ठीक है, अब क्या करना होता है, अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है। ऑक्सीजन को बैलेंस कितना करेंगे भाई, ये देखिए 4 दूना 8 ऑक्सीजन तो MnO4 में है, और 20, तो यहां पर है 20 ऑक्सीजन, लेट मी राइट इट, तो इस फॉर्मूला के अंदर आएंगे 20 ऑक्सीजन, और यहां कितने आएंगे 8 ऑक्सीजन, तो 20 और 8 28 ऑक्सीजन, यानी कि 28 ऑक्सीजन आपको राइट साइड लेफ्ट साइड में मिलेंगे, और इधर कितना 20 ऑक्सीजन मिल रहे हैं। ठीक है, वाटर नहीं है अभी तक, ये याद रखना, हम बैलेंस कर रहे हैं तो वाटर को भी काउंट नहीं करेंगे, H पॉजिटिव को भी काउंट नहीं करेंगे, नेवर काउंट दीज, क्योंकि हम खुद अपनी मर्जी से लगाते हैं, है ना। तो कितने हो गए 20 ऑक्सीजन इधर हो गए, तो 8 ऑक्सीजन हमें चाहिए, 28 है ना, तो 8 ऑक्सीजन के लिए 8 वाटर लगाएंगे, तो यानी वाटर के आगे 8 लग जाएगा, बस सीधी बात, वाटर 8 आ गया। अब क्या करें, हाइड्रोजन लगाने, हाइड्रोजन कितने लगेंगे, तो हाइड्रोजन देखिए 8 दूना 16, यहाँ 16 हाइड्रोजन लग गए, खत्म। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? फिर से दोबारा से बता रहा हूँ, ध्यान देना, सिर्फ एन फैक्टर में प्रॉब्लम आती है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या दीजिए, देखिए जरा, मैग्नीज का एन फैक्टर सीधा पता लग गया, 7 से और 2 पॉजिटिव में आ रहा है, 5 आ गया। कार्बन का वो 3 से 4 में जा रहा है, 1 आ गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहां पर 1 मोल में 2 कार्बन एटम है। अब आप 1 मोल में 2 हैं, तो आप अकेले 1 कार्बन को कैसे निकाल सकते हैं, दूसरा भी तो करेगा ना, रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट बनेगा, तो दोनों कार्बन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज वाई इसको हम डबल से मल्टीप्लाई करेंगे। पीछे वाले कॉपर सल्फेट वाले केस में क्या था, कॉपर सल्फेट अकेला एक कॉपर ही पार्टिसिपेट कर रहा है, उधर 2 बन रहे हैं, कोई बात नहीं हो, तो बैलेंसिंग में आ ही जाएगा, तो इसलिए अकेले 1 मोल के लिए देखते हैं एन फैक्टर। क्लियर टू एवरीवन ना, मैं पहले भी बता चुका हूं। तो ये इसका आ गया 2, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, Mn वाले को 2 से और
कार्बन वाले को 5 से मल्टीप्लाई, Mn को 2 से, कार्बन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दूसरी तरफ भी Mn और कार्बन को हमने बैलेंस कर लिया, उनके हिसाब से नंबर बराबर करके। फिर ऑक्सीजन को बैलेंस किया, जितने ऑक्सीजन हैं, जितने बच गए, जो भी है टोटल काउंट कीजिए, एक तरफ वाटर लगा दीजिए, खत्म। तो 8 वाटर लग गए, हाइड्रोजन के लिए 16 H लग जाएंगे, एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो गई। तो क्या आ रहा है हमारे पास, Mn के लिए 2 आ रहा है, कोरस्पॉन्डिंग Mn के लिए 2 आ रहा है। तो 2 देखिए किस किस में है, 1 2 A और B के अंदर 2 आ रहा है, और उसके बाद में किसके लिए है, कार्बन के लिए कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, कार्बन के लिए 5 आ रहा है, इधर 10 आ रहा है, वो बाद की बात है, हमें इसका निकालना है। कार्बन के लिए 5 इधर आ रहा है बी में, और फिर हाइड्रोजन के लिए 16, बी इज द राइट ऑप्शन। यस, क्लियर है सबको? ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना है तो, वरना इसको ध्यान से दोबारा से चेक कर लो, ठीक है? अब आपको ये समझ में भी आ गया होगा। यस गाइज, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट्स सी इट। The following, in the following reaction 4p3KOH water 3KH2PO2 3 plus PH3. P is oxidizing, P is only reducing, P both oxidizing as well as reducing, none of the above. हमें सिर्फ ये देखना कि फोस्फोरस जो है वो ऑक्सीडाइज कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, या दोनों कर रहा है, या कुछ नहीं कर रहा। देखिए यहाँ पर 4p है, ये 0 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर फोस्फोरस का 0 है। यहाँ पर कितना है, KH2PO2, पहले PH3 का देख लेते हैं। PH3 में क्या होगा, फोस्फोरस से 3 नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लेगा ना, फोस्फोरस 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, है ना, एक लोन पेयर होगा यहाँ पर, तो क्या करेगा ये, एक लोन पेयर के साथ में ये तीनों हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो 3 नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है? तो यानी कि फोस्फोरस हो गया 3 नेगेटिव, तो ये तो सीधा समझ में आ रहा है, फोस्फोरस 3 नेगेटिव होगा। अब KH2 के अंदर देखिए क्या होता है, H पर 1 पॉजिटिव है, K पर 1 पॉजिटिव है, जनरली यही होता है ना, तो ये 3 पॉजिटिव तो ये हो गए। फिर PO2 4 नेगेटिव हो गया, ऑक्सीजन 4 नेगेटिव हो गया, 3 पॉजिटिव ये हो गया, टोटल कितना बचा, 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो फोस्फोरस 1 नेगेटिव है, 1 नेगेटिव 3 नेगेटिव, 0 से क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज भी करेगा, रिड्यूस भी करेगा, है ना। तो 0 से फोस्फोरस जो है वो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिड्यूस दोनों कर रहा है। 0 से 1 नेगेटिव आएगा, 1 पॉजिटिव आएगा, सिर्फ ये तो दोनों में रिडक्शन हो गया, ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। दोबारा से फाइंड करते हैं इसको, देखिए जरा, PO2 है ना, K पॉजिटिव लगाते हैं, फिर P डबल बॉन्ड O, फिर उसके साथ H, 2 ऑक्सीजन है, डेफिनेटली O नेगेटिव होगा, फिर एक और H लगेगा। देखिए जरा क्या आने वाला है, हाइड्रोजन की वजह से 2 नेगेटिव जाएगा इस पर, इस ऑक्सीजन की वजह से 2 नेगेटिव जाएगा इसके ऊपर, और इस ऑक्सीजन की वजह से क्या जाने वाला है, 1 नेगेटिव। ऐसा देखें जरा, सॉरी नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है ना, फोस्फोरस ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी फोस्फोरस से, दिस साइड विल बी पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, और ये 2 हाइड्रोजन क्या हैं, हाइड्रोजन तो डोनेट कर रहे हैं, तो 2 नेगेटिव आएगा हाइड्रोजन की वजह से। दोबारा से नोट लिखते हैं इसको, है ना, गड़बड़ हो गई। देखिए जरा, फोस्फोरस डबल बॉन्ड हो तो 2 नेगेटिव आएगा, क्योंकि 2 पॉजिटिव आएगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को डोनेट कर रहा है। हाइड्रोजन इसको डोनेट कर रहा है, -1, दूसरा हाइड्रोजन -1, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, 0 हो गया। ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है 1 पॉजिटिव, यानी कि 1 पॉजिटिव होगा फोस्फोरस पर, नेगेटिव हो गया, और K पॉजिटिव यहाँ पर लगा होगा इसके साथ, तो यानी 1 पॉजिटिव आएगा भाई फोस्फोरस पर। तो 0 से 1 पॉजिटिव हुआ, और 0 से -3 हुआ, ऑक्सीडाइज भी हुआ, रिड्यूस भी हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर दिया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर दिया, तो बोथ वर्क करेगा ये। P इज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग। कैलकुलेशन में थोड़ा गड़बड़ हुई थी, मुझे समझ आ गया कि गड़बड़ हुई है, कैसे पता लगा, है ना, क्वेश्चन करते टाइम कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई तो कैसे पता लगा, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने से समझ में आ जाता है कि यार -1 तो फोस्फोरस नहीं बनने वाला, PO2 के अंदर H2PO2, और ये हमने अभी भी किया था रिसेंटली पीछे, H2PO2 ही था ना 1 नेगेटिव, तो ये वही है, H2PO2 1 नेगेटिव है, 2 है ऐसे उसमें 2 थे, तो इस वजह से वो चीज अगर आपने कर रखी है तो आपके सामने गलती आसानी से समझ आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट। MnO4 2 नेगेटिव अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, एसिडिक मीडियम NaNO4 डज नॉट, बिकॉज ये तो डिसप्रोपोर्शनेशन करता है, पीछे वाली भी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन थी जिसमें साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और साइमल्टेनियसली रिडक्शन होता है, ये भी वही है। ये कह रहा है MnO4 जो है वो डिसप्रोपोर्शनेशन करता है, जबकि MnO4 नेगेटिव नहीं करता। देखो जरा, MnO4 नेगेटिव
क्या आएगा, 4 दूना 8, 1 नेगेटिव है। मैग्नीज पर 7 पॉजिटिव ऑन मैग्नीज, है ना, 7 पॉजिटिव, मैग्नीज पर 7 पॉजिटिव आ गए। 7 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है मैग्नीज, 7 से ज्यादा नहीं दिखाता ना, लास्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, 7 से ज्यादा नहीं दिखाएगा, कम दिखा सकता है, यानी कि 6 दिखा सकता है। 6 दिखाएगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, रिडक्शन कर सकता है, ऑक्सीडेशन कर सकता है। 7 से ज्यादा में ऑक्सीडेशन होगी नहीं, तो ये वाला जो स्पीसीज है ये ऑक्सीडेशन कर ही नहीं सकता बेचारा, ठीक है। बट ये वाला जो स्पीसीज है अब MnO4 कितना है वहां पर, 2 नेगेटिव, उस पर 2 नेगेटिव, इस पर 1 नेगेटिव था, 4 दूना 8, 2 नेगेटिव, मतलब 6 रह गया, तो 6 पॉजिटिव दिखाएगा मैग्नीज। मैग्नीज 6 पॉजिटिव है, मैग्नीज 7 पॉजिटिव हो सकता है, यस हो सकता है, इसमें है ना। मैग्नीज 5 पॉजिटिव हो सकता है, हमने पिछले एग्जांपल में देखा, हो सकता है। तो 6 भी हो सकता है भाई साहब, 7 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तो ये कम और ज्यादा दोनों हो सकता है, समझ गए। तो यहां पर देखिए MnO4 नेगेटिव एंड Mn इज एन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। MnO4 नेगेटिव में क्या वो इंटरमीडिएट में है ना भाई, वो तो इंटरमीडिएट में नहीं है। MnO4 2 नेगेटिव, Mn इज इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट में है, कहीं बीच में है, इसलिए ये दोनों कर सकता है। ये सी वाला तो गलत है, ये क्या कर रहा है, लोएस्ट ऑक्सीजन स्टेट, ये भी गलत है, नन ऑफ दिस, ये भी गलत है, ए इज द राइट ऑप्शन। समझ में आया, यानी अगर किसी को डिस्प्रोपोर्शनेशन करना है उसे ऑक्सीडेशन भी करनी पड़ेगी, रिडक्शन भी करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन लेना भी पड़ेगा, डोनेट भी करना पड़ेगा, दोनों काम करने पड़ेंगे। तो उसकी ऑक्सीजन स्टेट ऐसी होनी चाहिए वो हाईएस्ट ना हो, हाईएस्ट होगी तो वो डोनेट नहीं कर पाएगा। दैट्स इट, दैट इज द राइट ऑप्शन। यस, क्लियर है बेटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा, वेट ए मोमेंट, क्या था 24, ठीक है। 25, द रिएक्शन क्लोरीन OH Cl negative water, the represent the process of the bleaching, identified the name of the species which bleaches the substance due to oxidizing agent. एक्शन, ब्लीचिंग सब्सटेंस का आपको क्या बताना है कि कौन सा सब्सटेंस है जो ब्लीच आउट करेगा, जो साफ करेगा। ब्लीचिंग पाउडर के अंदर यूज होती है, आपने ये जरूर पढ़ी होगी, है ना। क्लोरीन नेगेटिव, क्या ये ब्लीच करने वाली है। Cl2 ये ब्लीच करने वाला है। OH नेगेटिव, क्या बेस ब्लीच करेगा, यहां पर OH नेगेटिव ये वाला ब्लीच करता है ना। या फिर उसने बोला है ClO नेगेटिव। देखो क्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट यहां पर कितनी है, -1। OH में ऑक्सीजन कितना है, -2, H पर तो +1 ही चार्ज आएगा, है ना। उसके बाद इसमें क्लोरीन कितना है, 0। क्लोरीन की 0 ऑक्सीजन स्टेट हो सकती है, यस हो सकती है। -1 हमेशा होती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, ClO, Cl के साथ O जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, तो यानी यहां ऑक्सीजन और क्लोरीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा, क्लोरीन, सॉरी ऑक्सीजन, है ना। तो क्लोरीन ऑक्सीजन को डोनेट करेगा, तो यानी यहां पर क्लोरीन क्या है, +1 में है। क्लोरीन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। क्लोरीन क्या करेगा, अब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, 0 हो सकता है, -1 भी हो सकता है, यही ब्लीच करेगा क्योंकि +1 में ऑक्सीजन रहना नहीं चाहता। दैट इज द राइट ऑप्शन। +1 में ऑक्सीजन नहीं रहना चाहता, इसलिए ये अपनी ऑक्सीजन स्टेट बदलेगा तो रिएक्शन करेगा और यही ब्लीचिंग का काम करेगा। दैट इज इट। सबको क्लियर हो गया होगा आई थिंक, है ना, कि ब्लीचिंग का काम कौन करने वाला है। दैट इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आसान सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था आपको इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MnO4 नेगेटिव इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डिफरेंट मीडियम चेंजिंग फ्रॉम, ये बोल रहा है चेंजिंग ऑक्सीजन नंबर इज रिस्पेक्टिव लार। यही सेम क्वेश्चन हमने प्रीवियसली किया था, बस ऑप्शंस थोड़े इन्होंने घुमा दिए और कुछ भी नहीं है। इसको बैलेंस करना है तो बैलेंसिंग में हमने क्या क्या किया था, याद है किसी को। MnO4 नेगेटिव क्या करेगा, फिर से बैलेंस कीजिए, कितना कितना बन रहा है वो देखिए, और यहाँ आएगा ये रिएक्शन थोड़ी गड़बड़ लिख रखी है, नहीं ये रिएक्शन नहीं है, सॉरी, ये तो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिफरेंट मीडियम चेंजिंग फ्रॉम, अच्छा ये इससे ये चेंज हो रहा है, चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर रेस्पेक्टिवली। ऑक्सीडेशन नंबर में किसमें कौन कौन सा चेंज आ रहा है, देखिए सबसे पहले 4 दूना 8, 1 नेगेटिव है यानी कि 7 पॉजिटिव, यहाँ पर मैग्नीज है 7 पॉजिटिव, इसमें कितना है 2 पॉजिटिव है तो दिखाई रहा है 2 पॉजिटिव है, खत्म। यहाँ कितना 4 दूना 8, 2 है तो 6 पॉजिटिव, ये कितना है 2 दूना 4, 4 पॉजिटिव, ये कितना है 3 दूना 6, 2 मैग्नीज 6 पॉजिटिव, 1 मैग्नीज कितना होगा 3 पॉजिटिव, है ना। तो देखिए भाई कितना आएगा, रिस्पेक्टिवली नंबर पूछा उसने, 7 2 6 4 3, 7 2 6 4 3 ऐसा आ रहा है। यहां से आगे वालों में पूछा है 2 2 6 4 3, दैट इज राइट ऑप्शन। ये पहले को छोड़कर बाकी सब में पूछा,
अब 7 तो है ही नहीं ना इसमें, ये भी कॉमन सेंस की बात है कि 7 तो है ही, पहले वाले को छोड़कर ये है 2 6 4 3, 2 6 4 3, दैट इज द राइट ऑप्शन। समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इज दैट द राइट ऑप्शन? इसको दोबारा देखना पड़ेगा, 2 6 4 3 या 5 4, नहीं कुछ और गड़बड़ है इसमें। गुड ऑक्सीडाइजिंग डिफरेंट मीडियम, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर रेस्पेक्टिवली आर। हाँ ये थोड़ा गड़बड़ है भाई क्वेश्चन, मुझे लगा, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। देखिए इसमें गड़बड़ क्या होती है, हमारे हिसाब से ऑप्शन ये है, सही है, 2 6 4 3, 2 6 4 3, वो कह रहा है चेंज कितना हुआ ऑक्सीडेशन नंबर में, 2 7 से 2 हो गया, 5 का चेंज, 5 वाले 3 दे रखे हैं, फिर 2 से 6 गया 4 का चेंज, 4 वाले 2 दे रखे हैं बी और सी, फिर 6 से 4 गया 2 का चेंज, तो 2 का चेंज बी और सी दोनों में है, फिर 3 से 4 1 का चेंज, यानी सी इज द राइट ऑप्शन। ये गलत है, दोबारा से देखिए क्या था, हमने ऑक्सीजन स्टेट निकाल ली, लगा क्वेश्चन बहुत आसान है, सीधा आंसर दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं, उसने बोला चेंज इन रिस्पेक्टिवली, तो चेंज देखो 7 से 2 में 5 का चेंज आया, फिर 6 से 2 में 4 का चेंज आया, फिर 6 से 4 में 2 का चेंज आया, फिर 4 से 3 में 1 का चेंज आया। ये चेंज पूछा था, है ना, ट्रिकी, समवट ट्रिकी क्वेश्चन, मुझे भी घुमा दिया कि ये क्या हो रहा है भाई, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। What are the oxidation state of the 3 iodine atoms in Ki3? है ना, 3 iodine atoms में Ki3 के अंदर, Ki3 क्या होता है, I3 नेगेटिव, स्ट्रक्चर ऑफ I3 नेगेटिव याद होगा किसी को? आयोडीन के बीच में सबसे पहले सिंगल बॉन्ड बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट वाला स्ट्रक्चर है, और ये ऑक्सीडेशन में नहीं आता है, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर ये क्वेश्चन आता होता है ना। इसके ऊपर भी 3 लोन पेयर्स बनाते हैं हम, यहाँ पर भी 3 लोन पेयर्स बना दिए हमने, है ना। ये लीजिए, ये लोन पेयर है, 3 इसमें है, 3 इसमें है। अब क्या होगा, I3 नेगेटिव बनाना है, तो कोई आयोडीन आएगा जिसके पास 3 लोन पेयर हैं, बिल्कुल है, और एक क्या है उसके पास नेगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए आयोडीन पर नेगेटिव चार्ज है। ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा, है ना। तो चलिए, तो देखिए ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये वाला अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, जिससे इसके ऊपर नेगेटिव जो था वो यहाँ से नेगेटिव चला जाता है और इस आयोडीन पर नेगेटिव आ जाएगा, I3 नेगेटिव। ये है इसका स्ट्रक्चर, ट्राईएंगुलर, 3 लोन पेयर है, तो इसकी ज्योमेट्री लीनियर होगी, ये भी याद रख लेना। सॉरी, ज्योमेट्री तो TBP होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन स्ट्रक्चर लीनियर होगा। ये तीनों आयोडीन लाइन में है, ये 3 लोन पेयर जो होंगे वो एक प्लेन में ट्रायंगल बनाएंगे, तो ये तीनों लोन पेयर ट्रायंगल बना रहे हैं और ये एक लाइन में, TBP स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, ये स्ट्रक्चर भी केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, I पॉजिटिव का भी आता है। फिलहाल हम इसी पे बात करेंगे। अब इसने क्या बोला था, व्हाट आर द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ 3 आयोडीन एटम्स। ऑक्सीजन स्टेट, इसकी आयोडीन से आयोडीन का जोड़ बना हुआ है 0, इसकी -1 ऑलरेडी चार्ज है, बाकी दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ तो आयोडीन जुड़े हैं, तो 0 होगा, उसके लिए सेम एटम्स का ऑक्सीजन नंबर कुछ नहीं होता। इसका कितना है, इसका भी 0 0 1 -1 0, तो 0 -1 0, दैट इज ए, ये है ना। ठीक है, तो ये होगा भाई इसका ऑप्शन, दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गया होगा व्हाट वाज द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not formed when H2S react with acidic K2Cr2O7? क्या नहीं बनेगा, सीधी बात है, सीधी बात, रिएक्शन याद होनी चाहिए, और रिएक्शन याद के अंदर क्या क्या बनता है ये पता होना चाहिए। K2SO4 बनता है बिल्कुल, Cr2O SO4 3 ये भी बनता है, सल्फर भी बनता है, ये नहीं बनता सॉरी, क्रोमियम सल्फेट नहीं बनता। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, रिएक्ट, तो वो क्या पूछ रहा है, फॉर्म्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड, नॉट फॉर्म्ड क्या नहीं बनता, ये नहीं बनता। रिएक्शन याद होनी चाहिए, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, बैलेंस की हैं तो कुछ रिएक्शनें याद हो जाती हैं। K2Cr2O7, KMnO4, इनकी बैलेंसिंग के अंदर बहुत सारी रिएक्शनें ये वाली आती हैं बेटा, आपने अगर प्रैक्टिस कर रखा है, ये प्रैक्टिस बेस्ड और मेमोरी बेस्ड कुछ क्वेश्चन था। अब देखिए, बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी हो, याद करने की जरूरत ही नहीं होती है, खुद पता लगता है कि क्रोमियम सल्फेट नहीं बनता होता, बस बात ही खत्म है। ठीक है, क्रोमियम सल्फेट में क्रोमियम की 2 ऑक्सीजन स्टेट होती है, और यहाँ पर कितनी है, क्रोमियम की 3 दूना 6, ये 3 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव स्टेबल होती है, बिल्कुल होती है, सल्फर 0 में है, 2 पॉजिटिव, क्रोमियम नहीं दिखाता, बात ही खत्म, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द रिडॉक्स रिएक्शन MN4, ये रिएक्शन देखिए भाई,
ये रिडॉक्स रिएक्शन दे रखी है, करेक्ट कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन। हमने ये रिएक्शन अभी भी की थी ना, करेक्ट। इसी के अंदर हमारे पास आया था, ये क्वेश्चन शायद रिपीटेड हो गया है ना, बट इसमें थोड़ा चेंज कर रखा है इन्होंने। क्या चेंज किया, ध्यान से देखिए, ऑप्शन चेंज है, सीधा नहीं है ये, ऑप्शन चेंज है इसके अंदर भाई। तो ऑप्शन चेंज के अंदर क्या आंसर आएगा इसका, व्हाट विल बी द आंसर। मैग्नीज के आगे हमें पता है 2 लगा था, याद होगा सबको, इसके आगे 5 लगा था, याद है सबको, और इसके आगे भी 2 था, इसके आगे 10 था, बस हो गया। तो देखो जरा उसने क्या कहा, करेक्ट। MnO4 नेगेटिव के आगे 2 लगा है, 2 कहाँ पर है, ए और डी में है। फिर C2O4 के आगे 5 लगा, 5 ये रहा ए में, उसमें नहीं है डी में, बस बात खत्म, ए विल बी द राइट ऑप्शन। और उसके बाद 16 हाइड्रोजन जो थे वो 16 थे, 8 दूना 16 है ना, तो वो टोटल हमारे पास ये आंसर आएगा। फिर भी आप इसे दोबारा से बैलेंस करना चाहें तो दोबारा से बैलेंस करके चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, बैलेंसिंग का सेम मेथड रहेगा। व्हाट द कोफिशिएंट ऑफ व्हेन इक्वेशन बैलेंस्ड विद द होल नंबर कोफिशिएंट। ये इक्वेशन बैलेंस करनी है, इसको भी बैलेंस ही करना है, कोई चक्कर नहीं है, सिंपल। मैग्नीज 2 पॉजिटिव में है, बिस्मथ कितने में होगा, 3 दूना 6, 5 पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव आएगा क्योंकि एक नेगेटिव है ऑलरेडी BiO3 के ऊपर, H पॉजिटिव, इसको तो बाद में काउंट करेंगे है ना, इसको तो अभी काउंट ही नहीं करना। फिर उसके बाद बिस्मथ 3 पॉजिटिव में आ गया, MnO4, Mn कितने में आया, 4 दूना 8, 7 पॉजिटिव, ये 3 पॉजिटिव ऑलरेडी दिखा रखा है इसने, वाटर बाद में लगाते हैं हम, ठीक है। देखिए अब मैग्नीज के लिए n फैक्टर 4 Mn क्या आएगा, वहां था 2 पॉजिटिव, यहाँ 7 पॉजिटिव, तो 7 - 2 ये आ गया 5। वहां पर एक ही एटम है, पर एटम होता है, पर एटम है, खत्म। नेक्स्ट NF4 Bi, बिस्मथ के लिए NF देखना है कितना है, यहां 5 पॉजिटिव है और यहां पर कितना है 3 पॉजिटिव, 5 - 3 कितना आया 2, इसके लिए 2 आ गया, दोनों हो गए। क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, सीधी सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, उसने क्या पूछा है, इक्वेशन बैलेंस विद होल नंबर, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फॉर H पॉजिटिव, सिर्फ H पॉजिटिव के लिए कोफिशिएंट पूछा, बाकी सबके लिए नहीं, इसीलिए ये एक एक ऑप्शन दे रखा है। तो देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, Bi को Mn को 2 से और Bi को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो Mn को तो 2 से कर दिया, Bi को 5 से कर दिया, यहाँ 5 आ गया है ना। फिर इसके बाद में हो गए दोनों, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इधर भी उसको बैलेंस करो। Bi कितने लगेंगे, 5 लगेंगे, लग गए 5, ठीक है। Mn कितने लगेंगे, वहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2, ये 2 आ गया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। अब इसके बाद क्या करते हैं, ऑक्सीजन एटम को काउंट करते हैं, तो 5 या 15 ऑक्सीजन एटम यहाँ पर हैं, इस तरफ है 15 ऑक्सीजन एटम, ठीक है। इस तरफ कितने हैं, मैग्नीज में कितने हैं, 4 दूना 8, तो कितना बचा 7, 7 वाटर आना चाहिए, खत्म कहानी। हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, 7 दूना 14, जितने वाटर हैं उसका डबल होता है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन होगा 14, आ गया आंसर 14, डी इज द राइट ऑप्शन। सीधा तरीका है, सिंपल है बैलेंसिंग का, नहीं आती है कम से कम 20-30 रिएक्शनें बैलेंस करो इसी मेथड से जो बता रहा हूँ। कुछ में अगर गलतियाँ होती हैं तो दोबारा चेक करो, उन रिएक्शंस को स्टार लगा के उनको अलग से लिख लो, 2 दिन बाद उन्हीं रिएक्शंस को दोबारा से करो, दैट्स इट, यू विल गॉट द आंसर, कभी गलती नहीं आएगी, है ना। चलिए भाई, तो बस इतना ही था आज के लेक्चर में, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर गाइज, थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं, है ना।